नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आतंकवाद और पाकिस्तान के रिश्ते की। आखिर भारत के साथ ही आज़ादी की भूर में प्रवेश करने वाला पाकिस्तान एक आधुनिक और सभ्य राष्ट्र बनने के बजाय आतंक का आका कैसे बन गया और इसे उसे हासिल क्या हुआ? महज फेल्ड या नाकाम स्टेट के तमगे के अलावा भारत को लगातार घाव देने की उसके आतंकी इरादों का मकसद क्या है? और क्या भारत विरोधी भावनाओं की आग से सुलगते जाना ही उसकी नियति है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से। ऑपरेशन सिंदूर, इसकी खबरें अब आपके पास हर तरफ से होंगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। ये 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों को मारे जाने के खिलाफ की गई कार्रवाई थी। यह हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया था और भारत को पूरा हक है कि वह आतंकवादियों और उनके अड्डों के खिलाफ कार्रवाई करे। जाहिर है सीमा पर तनाव है और यह तनाव क्या मोड़ लेगा फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन ये नौबत आई कैसे? आमतौर पर सरकारें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, लेकिन ये कैसा देश है पाकिस्तान जहां सरकार आतंकवादियों की हमदर्द ही नहीं उनकी आका भी है। यहां तक कि पाकिस्तान का नक्शा आतंक के अड्डों से भरा हुआ है। पूरा पीओके और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जो ये लाल बिंदु है, ये पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे चल रहे हैं वो हैं। और ये तस्वीर है जनरल दीपक कपूर की। जनरल कपूर जो भारत के थल सेना अध्यक्ष थे, उनकी ये तस्वीर है। पाकिस्तान में इस समय कितने आतंकी अड्डे हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि इन अड्डों का कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं होता। लेकिन 2007 से 2010 के बीच भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे जनरल दीपक कपूर ने 2009 में कहा था कि पाकिस्तान में 43 आतंकी अड्डे हैं। इन अड्डों को चलाने और आतंकियों को प्रशिक्षण देने में पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हर तरह की मदद देती है। ये कैंप पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा, पीओके, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में है। और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के बारे में भी जान लीजिए, जिनकी काफ़ी चर्चा होती है। आखिर वे कौन हैं, कौन चलाता है और कहां से वे समर्थन पाते हैं। तो लश्कर-ए-तैयबा, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। LET ये 1927 में हाफिज सईद द्वारा स्थापित है। जम्मू कश्मीर में जिहादी गतिविधियों के लिए कुख्यात है। इसका मुख्यालय मुद्रिके में है, पंजाब में, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला भी हुआ। ये जमात-उद-दावा के नाम से तमाम सामाजिक काम भी करता है और उसकी आड़ में फंड जुटाता है और इसको पाकिस्तान से पूरा समर्थन है। ISI से वित्तीय, लॉजिस्टिक और प्रशिक्षण का समर्थन है। 2014 में जमात-उद-दावा की रैली के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक विशेष ट्रेन चलाई थी, बल्कि कई ट्रेनें चलाई थी। हाफिज सईद को खुली छूट थी और इसने जो खास हमले किए हैं उनको भी जान लीजिए। जो मुंबई हमला था 26/11 का, वो इसी ने एक तरह से पूरी प्लानिंग उसकी बनाई थी। फिर 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमला किया और 2025 में अभी जो पहलगाम में हमला हुआ है वो भी दरअसल इसके बनाए एक छद्म संगठन TRF उसके जरिए हुआ। TRF क्या है हम आगे आपको बताएंगे। अब बात करते हैं जैश-ए-मोहम्मद यानी JEM। सन 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने इसे स्थापित किया था। इसका मुख्यालय बहावलपुर पंजाब में है। पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब। जब हम बात कर रहे हैं पंजाब की पाकिस्तान के संदर्भ में, तो इसका मतलब है पाकिस्तान का पंजाब। और जो ISI से इसे हथियार, प्रशिक्षण और फंडिंग मिलती है। ये मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे 1999 के कंधार अपहरण कांड में रिहा किया गया था। ISI का इसे खुला समर्थन है और इसके हमले 2001 में जो भारतीय संसद पर हमला हुआ था ये जैश-ए-मोहम्मद ने ही किया था। 2016 में पठानकोट और
उड़ी हमला और 2019 में जो पुलवामा हमला था उसके पीछे भी जैश ए मोहम्मद था। अब बात करते हैं हिजबुल मुजाहिदीन की। ये 1989 में स्थापित हुआ कश्मीर केंद्रित ये आतंकी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन की बात करता है। इसका संचालन मुजफ्फराबाद यानी पीओके से होता है और इसे भी आईएसआई का पूरा समर्थन है। सेना से इसे यानी पाकिस्तानी सेना से हथियार और प्रशिक्षण मिलते हैं और एलओसी जो है वहाँ पर एक लॉन्च पैड भी इसके लिए है जहाँ से ये भारत के क्षेत्र में दाखिल होते हैं। और 1990 के दशक से कश्मीर में इसने घुसपैठ शुरू की और सुरक्षा बलों पर हमला किया। अब बात करते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जिस पर ये कहा जा रहा है कि पूरा जो अभी पहलगाम में हुआ ये दरअसल इसका ही काम है। 2019 में ये स्थापित हुआ। लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है जो कश्मीर में स्थानीय युवाओं को भर्ती करता है और हमले करता है। इसे भी पाकिस्तान का भरपूर समर्थन, आईएसआई से वित्तीय और लॉजिस्टिक समर्थन इसे मिलता है और इसका संचालन पीओके से होता है यानी पाकिस्तान से। और जैसा मैंने बताया पहलगाम का जो हमला है ये इसने ही आयोजित किया, तो कश्मीर में और भी कई छोटे हमले भी इसने किए। इसके अलावा सिपाह साहबा पाकिस्तान, एसएसपी, लश्कर-ए-जंगवी, ऐसे कई संगठन हैं। ये संगठन खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर शिया और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा के लिए जाने जाते हैं। इनका संचालन पंजाब और कराची से होता है। पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री है, ये सिर्फ भारत का आरोप नहीं है। कई अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश के रूप में चिन्हित किया है और इसका सबूत खुद पाकिस्तान की जमीन से ही हासिल हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है ओसामा बिन लादेन की। जो ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा का संस्थापक था, मुखिया था, सबसे बड़ा दुनिया का आतंकी चेहरा, ये कहाँ पकड़ा गया? ये पकड़ा गया पाकिस्तान के एबटाबाद में और वहीं से अमेरिकी जो नेवी सील्स थे अमेरिकन, उन्होंने इसे पकड़ा और इसको मारा गया। 9/11 का जो हमला था उसके लिए मुख्य रूप से यही ओसामा बिन लादेन जिम्मेदार है। 2011 में ये एबटाबाद में इसका ठिकाना था और इस ठिकाने से इसे पकड़कर मारा गया। इसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का नाम दिया गया था और ओसामा को किसने पनाह दिया था? पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने। उसका जो ये ठिकाना था वो पाकिस्तान सैन्य एकेडमी से थोड़ी दूर, बमुश्किल 1 किलोमीटर दूरी पर था। और इस घटना ने, जब यहाँ से ओसामा को पकड़ा गया, तो इस घटना ने पाकिस्तान का जो आतंक को पनाह देने वाला चेहरा है वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने उजागर कर दिया। वैसे 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ घोषित किए गए अपने युद्ध यानी वॉर ऑन टेरर का सहयोगी समझा था, लेकिन उसने दोहरा खेल किया। दुनिया इस बात को आज समझने लगी है और इसीलिए 2008 में यूनाइटेड नेशन ने लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा को आतंकी संगठन घोषित किया। इसके बाद 2017 में भी यूएन ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया। 2018 से 2022 के बीच FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा क्योंकि वो आतंकी फंडिंग रोकने में नाकाम रहा। ये FATF बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसके बारे में आपको अभी बताएंगे। और फिर 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान की सैन्य सहायता में 60% की कटौती कर दी। और फिर आया 2019 में यूनाइटेड नेशन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया। और 2025 में आप जानते हैं जब पहलगाम हमला हुआ तो भारत ने FATF से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। अब सवाल उठता है कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में G7 जो देश है उन्होंने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए कुछ नीतियां और मानक स्थापित करना और जो देश इनका पालन नहीं करते उन पर फिर प्रतिबंध लगाना, उनकी तमाम जो सहायता है वो रोकना।
FATF ऐसे देशों को ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में रखता है, यानी अगर वे आतंकी फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान 2018 से 2022 के बीच में ग्रे लिस्ट में था, जैसा मैंने आपको बताया। 2023 में इसका नतीजा यह हुआ था कि वहां की जो GDP ग्रोथ है वो लगभग शून्य हो गई थी, और इससे निकलने के लिए पाकिस्तान ने कई कार्रवाइयां की, दिखावे की कार्रवाइयां लेकिन किया। जैसे उसने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया और अप्रैल 2022 में उसे 32 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जमातुद दावा की 1100 से अधिक संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। 2022 में जैश-ए मोहम्मद से जुड़े कुछ आतंकियों पर भी कार्रवाई हुई, और खास तौर पर उन ऐसे संगठनों की फंडिंग रोकने के लिए कदम उठाए गए। मसूद अजहर के लापता होने का दावा किया गया, यानी उसे बचाने की एक कोशिश की गई। और 2022 में तो गजब हो गया। एक आतंकी साजिद मीर, जिसे पहले मृत घोषित किया गया था, लश्कर-ए-तैयबा का यह आतंकी था, उसे फिर पकड़ा गया और अदालत में पेश किया गया और 15 साल की सजा भी सुनाई गई। ये मुंबई हमले का मुख्य हैंडलर था। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और जमातुद दावा जैसे संगठनों के बैंक खातों को फ्रीज किया गया और उनकी फंडिंग पर रोक लगाई गई। इन तमाम कार्रवाइयों को देखते हुए FATF ने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला, और फिर पाकिस्तान को IMF ने लोन दिया, और इसके बाद पाकिस्तान की जो आर्थिक गाड़ी है वो पटरी पर धीरे धीरे रेंगने लगी, और 2025 में उसकी GDP ग्रोथ रेट जो है वो करीब 3% के आसपास आकी गई। वैसे पाकिस्तान में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी आतंकी गतिविधियों में अपने देश का हाथ होना कबूल कर चुके हैं। जरा इनसे मिलिए। ये है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में स्वीकार किया कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से आतंकवादी समूहों का समर्थन करता रहा है। ये बयान उन्होंने 25 अप्रैल 2025 को स्काई न्यूज़ की पत्रकार याल्दा हकीम के साथ एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने क्या कहा, इसको गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि हम पिछले 3 दशकों से अमेरिका और पश्चिम, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, के लिए ये गंदा काम यानी आतंकवादियों का समर्थन करते रहे हैं। ये गलती थी और इसके लिए हमने भारी कीमत चुकाई है। दरअसल ये इशारा कर रहे हैं कि जब अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं थी तो वहाँ मुजाहिदीन को जो समर्थन अमेरिका की ओर से मिला उसमें ये पूरी तरह शामिल थे। एक तरह से वहाँ जिस तरह हथियार और आतंकी कार्रवाइयाँ हुई, या बाद में जिन्हें बड़े पैमाने पर आतंकवादी कहा गया, उस समय तो क्रांतिकारी कहा जाता था, उस सब में पाकिस्तान शामिल रहा। और अब उसे लगता है कि उसने एक भारी कीमत चुकाई, क्योंकि आज अफगानिस्तान के ऐसे तमाम जो मुजाहिदीन हैं वो पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। तो एक तरह से उन्होंने अमेरिका को सुनाया, लेकिन ये माना कि 3 दशकों से वे इस गंदे काम को करते आए हैं। अब एक और बयान सुनिए। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, जो बेनज़ीर भुट्टो के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, और इनके नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी प्रधानमंत्री थे, और पिता तो जरदारी साहब तो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसी 2 मई को उन्होंने स्काई न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादी समूहों के साथ अतीत रहा है। यानी पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नेता आज इस बात को स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान का आतंकवादियों के साथ, आतंकी संगठनों के साथ सीधा नाता रहा है। ऐसे में जब भारत ये कहता है तो फिर इस बात में एक दम है कि पाकिस्तान दरअसल आतंक की फैक्ट्री है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंचा कैसे? भारत को नुकसान पहुंचाने की उसकी एक जिद, एक सनक क्यों बनी हुई है? ये नक्शा देखिए और कुछ याद कीजिए। ये नक्शा 1947 का नक्शा है, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें कश्मीर भी है, और इसके अलावा कुछ और इलाके हैं जो उस समय भारत में शामिल, जैसे कि हैदराबाद 48 में शामिल हुआ, जूनागढ़ भी शामिल हुआ, कश्मीर का मसला अटका रहा। बहरहाल ये एकदम 47 का नक्शा है। तो
इस नक्शे को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये दरअसल दो देशों की कहानी है जो कभी एक थे। पड़ोसी बनने से पहले दरअसल ये भाई थे। अंग्रेजों ने जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत की छुरी से भारत का बंटवारा करके आज़ादी की कीमत वसूली थी। फिर भी दोनों के सामने रास्ता खुला था कि अपना भविष्य अपने हाथों गढ़े, तरक्की की मिसाल पेश करें। भारत तो काफ़ी कुछ इस रास्ते पर चला और आज दुनिया के नक्शे में एक सभ्य और बुलंद आवाज़ है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश जो आतंकियों की पनाहगाह है और पाकिस्तान की हरकतों के कारण ही दोनों के बीच अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। 1947-48 में कश्मीर में युद्ध हुआ और फिर LOC बनी और 1965 में ताशकंद समझौते से ये एक तरह से एक युद्ध हुआ जो ताशकंद समझौते के साथ खत्म हुआ। 1971 में एक युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हम कहते हैं, बांग्लादेश का जन्म हुआ, पाकिस्तान की हार हुई। 93,000 उसके जो युद्धबंदी थे उन्होंने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने इतिहास ही नहीं भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान को लगा कि वो आमने सामने की लड़ाई तो शायद भारत से नहीं जीत सकता। और इसीलिए 1999 में जो हुआ कारगिल युद्ध वो दरअसल एक घुसपैठ थी और भारत के सैनिकों ने तमाम कुर्बानियां देकर करगिल की पहाड़ियों से फिर भी पाकिस्तानियों को वापस जाने के लिए पाकिस्तानी सेना को मजबूर किया। तो 4 कोशिशें पाकिस्तान की ओर से हुई। 1971 की हार ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया था। इसके बाद ही ISI ने प्रॉक्सी वॉर शुरू किया और 1989 से कश्मीरी उग्रवाद जो शुरू हुआ ये उसी का नतीजा है। इसके पहले पाकिस्तान के नेता खुद की तरक्की की जगह भारत को बर्बाद करने की कस्में खाते रहे और ये 2 तस्वीरें जो हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप पूरी कहानी समझ सकते हैं। ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये हैं ज़ियाउल हक। पहले भुट्टो साहब की बात। 1965 के युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र आम सभा में इन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान भारत से 1000 साल तक लड़ेगा। भुट्टो ने यह भी कहा था कि भारत ने एटम बम बनाया तो पाकिस्तान घास की रोटी खाकर भी अपना एटम बम बनाएगा। लेकिन भुट्टो ने ही 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौते पर दस्तखत किए थे बतौर राष्ट्रपति और बांग्लादेश को मान्यता दी थी। देश उनका टूट गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 में प्रधानमंत्री बने जिनका तख्ता पलट किया उनके चहेते जनरल ज़ियाउल हक ने 1978 में। ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पर लटकवा दिया और पाकिस्तान में निज़ामे मुस्तफ़ा लागू करने का ऐलान किया। निज़ामे मुस्तफ़ा यानी पैगंबर का शासन। ये एक तरह से पाकिस्तानी शासन तंत्र के उग्र इस्लामीकरण की औपचारिक घोषणा थी जिसने आगे चलकर आतंकियों को एक वैचारिक आधार मुहैया कराया। ज़ियाउल हक 10 साल तक सत्ता में रहे और 1988 में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया था, जैसा मैंने बताया, कि अब सीधे युद्ध मुमकिन नहीं। तो ज़ियाउल हक ने एक नीति बनाई जिसे ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी भारत को 1000 घावों से खून बहाओ, ये नीति बनाई। और इसका उद्देश्य क्या था? कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद और घुसपैठ और कम तीव्रता वाले युद्ध यानी लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, इनके जरिए भारत को अस्थिर किया जाए। मौजूदा आतंकी हमलों का सिलसिला इसी नीति की उपज है। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या मिला? अब फिर से एक बार भारत पाकिस्तान का हम नक्शा देख लेते हैं आज का। पाकिस्तान में बीते 78 सालों में 31 साल सैनिक तानाशाहों ने राज किया। लोकतंत्र के नाम पर जो भी नेता आए उनकी हिम्मत मुल्ला और मिलिट्री के चक्रव्यूह को तोड़ने की नहीं हुई। आर्थिक बदहाली चारों ओर है, जमींदारों का शासन बदस्तूर जारी है, जबकि आप जानते हैं भारत में जमींदारी उन्मूलन हुआ, गरीबों को जमीन मिली और एक मध्य वर्ग का उदय हुआ। ऐसा वहां नहीं हुआ। वहां इन्हीं जमींदार खानदान के लोग धार्मिक संस्थाओं पर भी काबिज हैं, गद्दी नशीन हैं और मिलिट्री में भी ऊंचे ओहदों पर है।
गरीब जनता के लिए मजहब की अफीम चटाकर भारत को बर्बाद करने का सपना दिखाने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। उधर भारत ने तरक्की की राह चुनी। लोकतंत्र की हर कोशिश यहां पर यानी पाकिस्तान में जल्द ही दम तोड़ देती है। यह संयोग नहीं कि कुछ समय पहले लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर इमरान खान इन दिनों जेल की सीखचों में है। उन्होंने मिलिट्री को बैरक में रखने की कोशिश की थी और अंजाम भुगता। और इधर तमाम कमियों के बावजूद आधुनिक लोकतंत्र और सेकुलर राष्ट्र के रूप में भारत की दुनिया भर में मान्यता है। इसने पाकिस्तान को दुश्मन न मानकर दुनिया के विकसित देशों से तरक्की की होड़ लगाई और बहुत कुछ हासिल किया। पाकिस्तान भी चाहता तो भारत के साथ एक स्वस्थ प्रतियोगिता कर सकता था। भारत से ज्यादा तरक्की पसंद, भारत से ज्यादा तहजीब याफ्ता, भारत से ज्यादा अल्पसंख्यक और कमजोरों की हिफाजत करने वाला देश बनकर वो एक बड़ी रेखा खींच सकता था। लेकिन जिन्ना का सपना जिस नफरत पर आधारित था, उसका नतीजा वही होना था जो हुआ। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो। हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने जिन्ना को दोहराते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन क्या कोई ऐसा कह सकता है कि फिर बांग्लादेश कैसे बन गया? क्या मुसलमान एक साथ रह सकता है सिर्फ धर्म की वजह से? बांग्लादेश बनने के साथ ही जिन्ना का जो सिद्धांत था, यानी द्विराष्ट्रवाद का जो सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, वो दफन हो गई। यही नहीं, आज बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए मचल रहा है, जबकि भारत ने धर्म को नहीं, संविधान को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बनाया। और नतीजा क्या है वो इस तस्वीर से देखिए। यह तस्वीर, शानदार तस्वीर, 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर। कर्नल सोफिया कुरैशी और इधर व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान चाहे तो इस तस्वीर से सबक ले सकता है। यह तस्वीर नहीं, जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर पढ़ा गया फातिहा है। ये तस्वीर बताती है कि हिंदू और मुसलमान साथ रह ही नहीं सकते, देश के लिए एक साथ जान भी दे सकते हैं। खून के रिश्ते के लिए एक मां की पेट से जन्म लेना जरूरी नहीं है। सरहद के लिए एक साथ खून बहाने वाले भी खून के रिश्ते में बंध जाते हैं और बंधे हुए हैं। भारत में ये जो तस्वीर है ये यही बताती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सच बताने का हमारा यह सिलसिला आपको पसंद आ रहा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.